हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। तो ये आप लोगों का कौन सा न्यू मॉडल पेपर 2025 है। कौन सी क्लास है स्टूडेंट? MA 4th सेमेस्टर होम साइंस की ये क्लास है। ब्रांच कौन सा है आप लोगों का? तो होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ब्रांच है। और पेपर कौन सा है स्टूडेंट आप लोगों का? तो पेपर 4 है, भारत में मानवाधिकार के आधार, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। इस समय आप लोगों का जो है हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का स्टार्ट किए हुए हैं। देखिए, कल जो है आप लोगों का पार्ट 1 था और आज क्या है आप लोगों का पार्ट 2 है। तो अगर कल की क्लास आप लोगों ने नहीं देखा स्टूडेंट, तो कल की क्लास आज की क्लास देखने से पहले आप लोग जाकर पहले कल की क्लास आप लोग देखिए, फिर आज की क्लास आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का प्रश्न उत्तरी। देखिए यहाँ पे क्या है, घरेलू हिंसा के बारे में सविस्तार बताइए। यानी प्रश्न है आपका कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, या इस तरह से भी आ सकता है, या घरेलू हिंसा के बारे में एक निबंध लिखिए, ऐसे भी आ सकता है, या फिर इसी को घरेलू हिंसा के बारे में सविस्तार से समझाइए, इस तरह से भी आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा है क्या। तो घरेलू हिंसा से तात्पर्य घर गृहस्थी में महिला का किया जाने वाला शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़न है। घरेलू हिंसा क्या स्टूडेंट? याद रखिएगा कि घरेलू हिंसा वह होती है जिसमें क्या है, घर की महिला के साथ जो शारीरिक और मानसिक जो उत्पीड़न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? घरेलू हिंसा बोलते हैं। फिर क्या है, परंपरागत भारतीय समाज तथा रूढ़िवादियों ने भी घरेलू हिंसा को जन्म और संरक्षण प्रदान किया। पहले क्या था, आज से 50-60 साल पहले क्या था, परंपरागत मतलब जो है पितृसत्तात्मक जो है देश था। तो उस समय क्या था, परंपरागत चला आ रहा जो भी रूढ़िवादी सोच थी, जैसे महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना, ठीक है, उनको घर के अंदर का ही काम करना, उनको सिर्फ क्या है बच्चे को जन्म देना और बच्चे को ही पालना, बस यही सारी चीज़ें थी। और उसमें भी क्या था, कहीं ना कहीं जो है एक महिला ही दूसरी महिला की जो है दुश्मन हुआ करती थी। और वो चीज़ आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। बस क्या है, आज घरेलू हिंसा का बस रूप बदल गया। पहले क्या था, पहले की जो महिलाएं थी वो उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। लेकिन आज की जो है, आज का जो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो क्या है स्टूडेंट? तो आज जो है मेंटल जो है ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है आपका शारीरिक घाव तो जो है मतलब पूज जाता है समय के साथ, लेकिन जो अगर आपके दिल में चोट पहुंच गई या आपके दिमाग में जो चोट पहुंच गई, दिल दिमाग में जो भी अगर कोई बात लग जाती है तो वो क्या, वो समय के साथ नहीं भरता है। लेकिन जो शरीर का जो घाव होता है वो समय के साथ भर जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज भी हमारे समाज में डोमेस्टिक वायलेंस है, बस उसका क्या है, रूप बदल दिया गया है। ठीक है, आइए देखिए फिर क्या, महिलाओं के प्रति प्रकट तथा अप्रकट चालू रूप से पत्नी की पिटाई और घर में क्रूरता, शील भंग, बलात्कार, कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न, सार्वजनिक स्थानों में उत्पीड़न, वेश्यावृत्ति, ठीक है, महिलाओं की खरीद तथा बिक्री, ये सब क्या, सब आपके जो है डोमेस्टिक वायलेंस के बीच में आते हैं। देखिए स्टूडेंट, कल थोड़ा सा क्या था, मुझे बीच में नींद लगने लगा था, तो कुछ जो है थोड़ा सा मैं शब्द को गलत मैंने पढ़ दिया है, तो उसको आप लोग माइंड मत करिएगा। जो लिखा गया है वही आपका सही है। कल क्या है, जैसे इस समय आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय शादी का भी सीजन चल रहा है, तो थोड़ा सा रात को जगना हो जा रहा है। तो पढ़ाते समय क्या था, थोड़ा सा मैं एक आध दो लाइन शायद उसमें मैंने गलत वो कर दिया, तो उसको आप लोग माइंड मत करिए, जो हमने लिखा है वही सही है। ठीक है, फिर क्या है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा सभी आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, वर्ग और आय स्तर में होती है। तो देखिए, महिलाओं के विरुद्ध क्या है, चाहे वो किसी भी आयु में हो, आयु मतलब उम्र में, वैवाहिक स्थिति है, धर्म, जाति, ये सभी क्या, सभी स्तर पर जो है डोमेस्टिक वायलेंस जो है देखा जाता है। घरेलू हिंसा एक प्रकार का अनचाही बलि के साथ मारपीट करके उसकी हत्या करने, ठीक है, उसकी हत्या करने, उसे पागल घोषित करने, छोड़ देने, तलाक देने या किसी स्थान में बंदी बनाने की घटनाओं के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये सभी हम लोग जानते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो क्या है, मतलब अनचाही मतलब कोई भी बात नहीं, फिर भी क्या, उसको मारपीट कर देना, उसकी हत्या कर देना, ठीक है, उसे जो है पागल घोषित करके घर परिवार से बाहर निकाल देना, तलाक दे देना। तो ये सब चीज़ें क्या, सब आपके घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। घरेलू हिंसा में धमकी देने
के रूप में महिलाओं को घूर कर और इशारों से डराया जाता है, धमकाया जाना, उसकी संपत्ति नष्ट किया जाना इत्यादि जो प्रदर्शित किया जाता है। जो घरेलू हिंसा होता है उसमें क्या आप लोग देखते हैं, महिलाओं को क्या है, एक दूसरे को घूर कर देखते हैं, ठीक है, इशारों में डराते हैं कि चलो तुमको बाद में देख लेंगे, ठीक है, धमकाया। और जैसे किसी भी महिला के पास अगर मान लीजिए उसकी संतान नहीं तो उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए क्या किया जाता है, उसको जान से मार दिया जाता है या उसकी संपत्ति से ही उसको बेदखल कर दिया जाता है। ये सब क्या, सब आपके डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। नियंत्रित करने के लिए विशेष अधिकार का उपयोग करना भी हिंसा का ही एक रूप है। घरेलू हिंसा में जैसे दहेज हत्याएं, पत्नी के साथ भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण, विधवाओं तथा बुजुर्गों स्त्रियों पर अत्याचार, भ्रूण हत्याएं आदि प्रमुख सम्मिलित है। यानी देखिए क्या है, जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आपका क्या क्या आएगा, जो दहेज हत्या यानी जो दहेज प्रथा जो चली, जिसकी वजह से क्या है, नवविवाहिता को जलाकर मार दिया जाता है। जैसे आपने अक्षय कुमार की एक मूवीज देखी होगी रक्षाबंधन, तो उसमें क्या था, उसमें मात्र एक फ्रिज या कूलर के लिए जो था लड़की को जलाकर मार दिया। और ऐसे इवेंट्स जो है हमारे समाज में हमेशा देखने को मिलता है। फिर क्या, पत्नी के साथ भावनात्मक और लैंगिक दुर्व्यवहार यानी कि पत्नी का मन नहीं है फिर भी क्या उसके साथ जो है जोर जबरदस्ती करके यौन संबंध बनाना, ठीक है, पत्नी को पीटना, ये सब, और यौन शोषण करना, विधवाओं तथा बुजुर्गों स्त्रियों पर भी अत्याचार करना और कन्या भ्रूण हत्या, ये सभी क्या, सभी आपके जो है डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आते हैं। अब आइए एक एक को हम देखते हैं। तो देखिए पहला क्या है आपका, दहेज हत्याएं। तो देखिए इसमें क्या, अधिकांश दहेज हत्याएं पति के घर में पति पक्ष के लोगों द्वारा एकांत में की जाती है। इनका कोई अधिक ठोस प्रमाण ना, ठीक है, प्रमाण न होगा यहाँ पर, न मिल पाने के कारण पति तथा पति पक्ष के लोग ऐसा करने पर भी कई बार बच जाते हैं। अनेक दहेज हत्याओं को सामान्य मृत्यु बता दिया जाता है और इस प्रकार से उनका कोई सूचना भी जो है नहीं प्राप्त हो पाती। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जिससे कि क्या है, जो दहेज हत्याएं होती है तो वो कैसी होती है, कोई ना कोई जैसे कि सामान न मिल पाने के कारण क्या था, मतलब अब तो मान लीजिए थोड़ा सा कमी आया है दहेज हत्या के प्रति, लेकिन पहले क्या था, आज से जैसे अभी जैसे मैं ये टॉपिक आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे क्या सन 1999 की एक घटना याद आ गई। उस समय क्या हम क्लास 10th में थे तो हमारे भी नॉलेज में जैसे एक लड़की को जैसे कि जला कर मार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं क्या था, तो उस समय बहुत ज़्यादा दहेज का वो था। लेकिन आज क्या है, आज देखिए लड़का लड़की दोनों क्या है, पढ़े लिखे हैं और फिर क्या है, कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है शिक्षित होता जा रहा है। तो आज क्या, वो हत्या तो नहीं हो रहा, लेकिन जो टोन कसने वाली चीज़ें हैं, यानी नहीं मिल पाना, एक दूसरे से कंपेयर करना, तो ये कहीं ना कहीं आज भी जो है और जिसकी वजह से जैसे बहुत सी लड़कियां जो होती हैं सर्वाइव नहीं कर पाती, सहन नहीं कर पाती, जिसकी और वो क्या कर देती, सुसाइड कर लेती हैं। तो ये सब भी क्या है, कहीं ना कहीं वो दहेज के कारण ही मरी। तो वो सब चीज़ें जो हैं आपके दहेज हत्या के तहत आता है, ठीक है। फिर क्या, राम आहूजा ने अपनी आनुभविक अध्ययन में दहेज हत्या के बारे में अग्रलिखित निष्कर्ष निकाले हैं, ठीक है। उन्होंने क्या दिया, एक मतलब रिपोर्ट तैयार किया दहेज हत्या के प्रति। देखिए यहाँ पे क्या, मध्यम वर्ग की स्त्रियों में दहेज हत्याएं निम्न तथा उच्च वर्ग की स्त्रियों की अपेक्षा अधिक है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं तो उनमें क्या है, देखिए निम्न वर्ग जो लोग होते हैं तो उनके पास उतना है नहीं, तो वो जाहिर सी बात है वो दहेज का वो नहीं करेंगे। और उच्च वर्ग के लोग क्या है, आवश्यकता से अधिक जो है दहेज को दे देते। अब इन्हीं उच्च वर्ग को देख कर जो है निम्न वर्ग की जो महिलाएं होती हैं, अधिकतर देखा जाए ना दहेज का डिमांड जैसे किसके तरफ से ज़्यादा होता है, ज़्यादातर जो है महिलाओं की तरफ से ज़्यादा होता है। पुरुष का भी इन्वॉल्व होता है लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है महिला, यानी सास जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा कंपेयर करती हैं कि देखो फलाने के घर की शादी हुई तो उसके बेटे को, यानी उसकी बहू जो है अपने मायके से ये सारी चीज़ें लाई। अरे भाई, जब उनके पास संपन्न था तो वो अपने दिए, लेकिन जिसके पास नहीं हो तो कहाँ से देगा। तो ये मिडिल क्लास की जो महिलाएं होती हैं तो उनके साथ जो है ज़्यादा जो है दहेज उत्पीड़न देखा जाता है। फिर क्या है, आपका 70% दहेज हत्याओं का शिकार स्त्रियाँ जो होती हैं वो 21 से 24 वर्ष की आयु की होती थी। इन्होंने एक रिपोर्ट में और दिखाया कि कौन सी आयु की स्त्रियाँ जो होती हैं दहेज उत्पीड़न की शिकार होती हैं। तो उन्होंने
बताया कि 21 से लेकर 24 साल की। अब देखिए तीसरा क्या उन्होंने देखा, तीसरा बताया कि दहेज हत्या उच्च जाति की प्रघटना है, न कि निम्न जाति की समस्या है। तो यानी कि दहेज जो हत्या है वो क्या उच्च जाति की प्रघटना है, मतलब वो एक घटना के समान माना जा रहा है, लेकिन यह निम्न जाति की समस्या नहीं हो सकती। चौथा क्या है, दहेज हत्या से पहले युवा दुल्हनों को अनेक प्रकार से उत्पीड़न किया जाता है। ठीक है, तो दहेज हत्या से पहले क्या है, जो युवा दुल्हन मतलब जो नई नई शादियां होती हैं, तो नई नई जो दुल्हनें होती हैं उन्हीं को क्या है युवा दुल्हन को, और उनको क्या तरह तरह के उत्पीड़न यानी तरह तरह की चीज़ों से क्या उनको टॉर्चर किया जाता है। उनके मायके वाले को गाली देना, ठीक है, उनको हमेशा नीचा दिखाना, ये सब हर काम में, जैसे खाना बना रहे तो उसमें कमी निकालना, उनका रहना उठना बैठना, ये सारी चीज़ें क्या है वो मतलब ससुराल वालों को पसंद नहीं आती, तो उसमें क्या करते हैं वो कमी निकालते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं क्या है मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं ना, जिससे क्या हो सकता है। और फिर क्या है सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है इसमें, उसके हस्बैंड की भूमिका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल अदा करती है। वो क्या है जो मायके पर आई है लड़की, तो वो कहीं ना कहीं क्या अपने पूरे परिवार को छोड़कर आई है आपके नए परिवेश में, तो वहाँ पर क्या पति का सपोर्ट भी अगर उसको नहीं मिल पाता है तो भी वो महिला या वह लड़की जो होती है मतलब ससुराल वालों के पक्ष से उत्पीड़न का जो है शिकार बन जाती है। फिर क्या है आपका पांचवा क्या है, दुल्हन को जिंदा जला देने सॉरी दुल्हन को जिंदा जला देने के मामलों में परिवार की रचना प्रमुख भूमिका निभाती है। तो देखिए दुल्हन को जो जिंदा जलाया जाता है तो उसमें परिवार का जो है एक एक मेंबर जो होता है उसमें इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के बाहरी के कहने पर जो है मतलब इतना बड़ा जो है घटना को अंजाम दिया गया। अब देखिए दूसरा क्या है आपका पत्नी को पीटना। भारत में पत्नी को पीटने की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसी घटनाएं पति नशे में रहकर अधिकतर करते हैं। पत्नी सारा अत्याचार चुपचाप सहती है, चुपचाप सहती होगा यहाँ पर, ठीक है, सहती है और अपने भाग्य को कोसती है। राम आहूजा ने ऐसी 60 स्त्रियों से जो आंकड़े एकत्रित किया उनका विश्लेषण वो निम्न तथ्यों की ओर संकेत करके वो बता रहे हैं कि कैसे मतलब हुआ। तो पहला देखिए, पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ये बताया कि 25 वर्ष से कम की पत्नियां पति द्वारा पिटाई की अधिक शिकार होती है। क्यों? क्योंकि वो जैसे कहीं ना कहीं उनको उनके अंदर जो है अवेयरनेस नहीं होता, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं होती है। एक तरह से मान लीजिए वो मतलब छोटी ही ज़्यादा होती है ना, उन्हें क्या देश दुनिया, तो इसमें क्या पति जो है वो अहम भूमिका निभा लेते हैं। फिर क्या, जो पत्नियां पति से आयु में 5 या उससे अधिक छोटी होती हैं उनकी मारपीट की संभावना अधिक होती है। तो जाहिर सी बात है कि पति अगर 5-10 साल बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि उसका सब चीज़, उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव सब कुछ बड़ा होगा। और वहीं पे क्या है, अगर मान लीजिए लड़की 19 साल की और लड़का क्या है 30 साल का, तो जाहिर सी बात जो 11 साल की जो गैपिंग है तो वो 11 साल मतलब 30 साल के लेवल का वो सोचेगा, और जो लड़की है वो क्या सोचेगी, वो 19 साल के लेवल की सोचेगी। तो यहाँ पर भी जो है मारपीट की जो संभावना जो है अधिक बन जाती है। फिर क्या, यद्यपि अशिक्षित स्त्रियों में ऐसा दुर्व्यवहार अधिकतर देखा जाता है। जो मतलब स्त्रियां जो होती हैं अशिक्षित यानी बिना पढ़ी लिखी जो स्त्रियां होती हैं उनके साथ जो है ये दुर्व्यवहार अधिक देखने को मिलता है। पत्नी को पीटने के महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से होते थे? पहला क्या है आपका यौन संबंध असमायोजन, मतलब उसमें क्या है सामंजस्य नहीं बन पाना, भावनात्मक गड़बड़ी, ठीक है, पति का गर्वनित अहम मतलब बहुत ज़्यादा ईगो होना और हीन भावना, पति का शराबी होना, ईर्ष्या और पत्नी की जो है निष्क्रियता, ये सारी चीज़ क्या होती है कहीं ना कहीं जो है पत्नी को मारने का कारण बनते हैं। जैसे यौन संबंध, मान लीजिए पत्नी का इच्छा नहीं है और वह मतलब यौन संबंध नहीं करना चाहती, तो पति जो उसमें जोर जबरदस्ती करता है, तो वहाँ पर भी जो है फिर भावनात्मक गड़बड़ी का मतलब क्या है, एक दूसरे के फीलिंग को वो नहीं समझ पाते हैं। फिर क्या, कहीं ना कहीं पति, जैसे आज हम सभी लोग जानते हैं कि 50 साल पहले भी क्या था, हमारा भारत जो देश है वो पुरुष प्रधान देश था, यानी पितृसत्तात्मक देश था। और आज भी क्या है, आज मान लीजिए पितृसत्तात्मक देश तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है पुरुषों का जो है वर्चस्व कायम है। आज क्या है मतलब आज जो है अभी जो मतलब अब की जनरेशन में जो माँ बनी है वो सारी चीज़ों को समझ रही हैं। वो क्या है जिस तरह से लड़कियों को संस्कार दे रही हैं उसी तरह से क्या है लड़कों को भी बता रही, जिस तरह से वो लड़कियों से घर का काम कराती उसी तरह से क्या अब माँ जो हो रही हैं वो क्या है लड़कों को भी अपना कपड़ा धोना, ठीक है, अपने रूम की सफाई करना, ये सारी चीज़ क्या लड़कियों की तरह उनको समझाना बुझाना और कराना। तो तभी क्या है, तभी आप इंडिपेंडेंस ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब लड़कियों को सिर्फ सब चीज़ सिखाएं, लड़कों को बिल्कुल फ्री छोड़ दें कि वो कमाने जाता है तो वो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। जब हम लड़कियों को कमाना सिखा रहे हैं, खाना बनाना सिखा रहे हैं, घर की सफाई सिखा रहे हैं,
तो उसी तरह से क्या हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लड़कों को भी वो सारी चीज़ों को सिखाएँ कि वो खाना बनाना भी सीखे, जॉब करना भी सीखे, घर की साफ-सफाई भी। जब वो हर चीज़ मतलब हमको क्या है, इस समय हम सब लोग समानता की बात करते हैं। तो समानता कैसे आएगी? जब लड़का और लड़की के काम करने में अंतर नहीं रहेगा। मतलब जो काम लड़की कर रही है, वो काम लड़का भी करना सीखे, जो काम लड़का करना सीख रहा है, वो काम लड़की भी करना सीखे। तभी तो हमें समानता का अधिकार मिलेगा। ठीक है? ये सब चीज़ें क्या है, सब आपके जो है मतलब एक तरह से जो है अगर समानता का अधिकार नहीं रहेगा तो वो भी कहीं न कहीं क्या है वायलेंस ही वो उत्पन्न करेगा। फिर देखिए विधवाओं पर अत्याचार। सब विधवाएँ एक ही प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करती हैं। एक विधवा ऐसी हो सकती है जिसका कोई बच्चा ना हो और जो अपने विवाह के 1 या 2 वर्षों में ही विधवा हो गई हो या फिर वह 5 से 10 वर्षों के पश्चात विधवा हुई हो और उसका बच्चा हो या ऐसी हो जो 50 वर्ष की आयु से अधिक हो। यद्यपि इन तीनों श्रेणियों की विधवाओं को सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक समस्याओं का सामना जो है सामंजस्य की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप देखते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, बहुत से जो ऐसे होते हैं देखते हैं कि अभी शादी हुई और कोई दुर्घटनावश जो है उसका पति मर गया तो उसको भी क्या वो भी तो विधवा के श्रेणी में आएगी। तो उसके साथ उसको भी क्या है आपका सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक सामंजस्य का सामना करना पड़ता है। समाज उसको भी क्या सोचता है कि अरे ये मतलब क्या बोलते कुलक्ष्मी है जो आते हैं अपने पति को मार दी, जबकि ऐसा उसमें तो उसका कोई कसूर नहीं है। तो ऊपर वाले की जीवन और मृत्यु क्या है ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन हमारा समाज आज भी चाहे कितना ही एजुकेटेड हो गया, अगर मान लीजिए ऐसी घटना किसी लड़की के साथ दुर्भाग्यवश हो जाता है तो भी हमारा समाज क्या कहने से बाज नहीं आता है। ये सब चीज़ें क्या कहीं न कहीं एक तरह से वायलेंस ही हैं। अब आइए देखिए चौथा हम देखते हैं भावनात्मक व लैंगिक व्यवहार। भावनात्मक व लैंगिक दुर्व्यवहार। ठीक है? तो देखिए भावनात्मक व लैंगिक दुर्व्यवहार घरेलू हिंसा का एक प्रमुख प्रकार बताया गया है। लैंगिक यहाँ पे होगा दुर्व्यवहार से तात्पर्य पत्नी के साथ यौन संबंधी कार्यों हेतु उसकी इच्छा के विरुद्ध और जबरदस्ती करना है। यदि पत्नी शराब और किसी अन्य नशे के प्रभाव में है और वह उस समय यह नहीं जानती कि उसके साथ क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में उस पर ठीक है यहाँ पर उसे नहीं उस पर लैंगिक प्रहार करना लैंगिक दुर्व्यवहार का ही एक रूप है। देखिए यहाँ पर क्या कहना है, यहाँ पे ये बात कह रहा है कि अगर मान के चलिए जैसे शादीशुदा जिंदगी है, अगर पत्नी का मन नहीं है ठीक है यौन संबंध बनाने का, अगर पति उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है तो ये भी क्या है, ये भी आपका लैंगिक दुर्व्यवहार के तहत आएगा। और कहीं ना कहीं क्या है पत्नी के भावनाओं के साथ भी वो खेला, पत्नी का जैसे भावनाओं का कदर अगर नहीं करा वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी ये एक तरह से जो है बलात्कार का ही रूप माना जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है, घरेलू हिंसा का उपचार। कैसे हम घरेलू हिंसा का उपचार कर सकते हैं? तो देखिए आज केवल भारत ही नहीं अपितु सभी देशों में करोड़ों स्त्रियां घरेलू हिंसा का शिकार हैं। घरेलू हिंसा को जड़ें ठीक है, घरेलू हिंसा की जड़ें बहुत गहरी होती जा रही हैं तथा इसका कोई एक कारण बता पाना कठिन है। पितृसत्तात्मक समाज होने के नाते भारतीय समाज में भी इस प्रकार की हिंसा निरंतर बढ़ती जा रही है। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा इतनी सार्वभौमिक और प्रचलित है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में कानूनी रूप से इसके आधार पर शरण दी जाती है। जैसे कोई भी स्त्री को अगर मान लीजिए घरेलू हिंसा का शिकार है तो वो अपना अपील लिख सकती है, जाकर दूसरे देश में जाकर वो शरण ले सकती है। ठीक है, फिर देखिए यदि कोई विदेशी स्त्री घरेलू हिंसा का शिकार होती है तो वह अमेरिका में शरण हेतु प्रार्थना पत्र दे सकती है। भारत में अभी भी घरेलू हिंसा रोकने हेतु कोई कारगर अधिनियम नहीं बन पाया है। भारत में विभिन्न स्त्री संगठन घरेलू हिंसा के विरुद्ध समय समय पर अपनी आवाज़ उठाते रहे और इसके विरुद्ध क्या है सांसद द्वारा एक कठोर अधिनियम बनाने हेतु सरकार पर जो है दबाव डालते रहे। ठीक है, तो ये सब क्या है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो घरेलू हिंसा उसके प्रति जो विदेश में है ठीक है, तो उनको उन महिलाओं को जो है मतलब अमेरिका जैसे देश में शरण ले रही कि वो पत्र लिखती हैं तो वहाँ पर वो जाकर रह सकती हैं। अब आइए देखिए हम बात करते हैं महिलाओं का घरेलू हिंसा से बचाव
कानून 2005, ठीक है। 2005 में क्या कौन सा कानून आया, तो देखिए यह एक दीवानी कानून है जिसका उद्देश्य घरेलू रिश्तों में हिंसा झेल रही महिलाओं को तत्काल और आपातकालीन राहत पहुंचाना है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य किसी भी महिला को हिंसा मुक्त परिवार में रहने का अधिकार दिलाना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका कानून बना कब, 2005 में। तो ये कैसा कानून है, तो ये दीवानी का कानून। अब देखिए इस कानून के लाभ क्या है, जो 2005 में बना उस कानून का क्या लाभ है, तो देखिए घरेलू रिश्तों में रहते हुए भी आपत्तिजनक व्यवहार को सुधारने का पूरा मौका देना, ठीक है। तत्कालीन और आपातकालीन कानून के रूप में काम करेगा। फिर क्या, हिंसात्मक स्थितियों में तुरंत रोकथाम कर घरेलू हिंसा से उभरे हुए को जो है वो राहत देगा। तो ये तीनों क्या है, इस कानून के लाभ हैं। अब आइए देखिए हम बात करते हैं कन्या भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, इसके भी आने के जो है चांसेस बनते हैं। तो आइए देखिए कन्या भ्रूण हत्या से हम क्या समझते हैं। देखिए वैज्ञानिकों द्वारा चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ नित्य नए अनुसंधान व प्रयोग हुए, वहीं चिकित्सा ने एक ऐसी तकनीक को भी विकसित किया जिसका प्रयोग आज हमारा आधुनिक समाज लिंग परीक्षण करके यदि वह कन्या है तो उसे समाप्त कर देना, ऐसी कुकृत्य को प्रारंभ किया है। उपलब्ध आंकड़े यह बताते हैं कि समाज में अल्ट्रासाउंड तकनीकी से लिंग परीक्षण करके भारत में लगभग 5 लाख हत्याएं, कन्या भ्रूण हत्याएं प्रतिवर्ष होती है। यानी कहा जा रहा है कि लिंग परीक्षण करके जो है प्रतिवर्ष कितना, 5 लाख जो कन्या की भ्रूण हत्या की जा रही है। अब आगे देखिए क्या है, आगे देखिए 2 जनवरी 2000 में जारी एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली यह तथ्य सामने आई थी कि कन्या भ्रूण हत्या के लिए शिक्षित महिलाएं अनपढ़ तथा अशिक्षित महिलाओं से अधिक उत्तरदायी। यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो शिक्षित महिलाएं हैं वह सबसे ज़्यादा जो है कन्या भ्रूण हत्या के लिए जिम्मेदार है अशिक्षित के अपेक्षा, ठीक है। देखिए अशिक्षित और अनपढ़ के अपेक्षा जो है ज़्यादा उत्तरदायी है। तथा यह परिवर्तन देखने को मिला कि यदि पहला बच्चा लड़की है तो दूसरे बच्चे की स्थिति में यह लिंग अनुपात जो है 1000 पर जो है 769 हो रही है, और साथ ही पहले 2 बच्चे लड़कियां होने पर अनुपात और भी गिर गए, यानी 1000 पर जो है 719। यानी कहने का मतलब क्या होगा, अगर पहला बच्चा लड़का है और दूसरी बच्ची पहला बच्ची अगर लड़की है और दूसरा बच्चा भी फिर लड़की हो गई, तो वहां पे क्या उसको मतलब गर्भपात कराकर या कन्या भ्रूण उस कन्या को जो है भ्रूण में मारने के लिए, तो क्या 1000 पर क्या हो गया आपका, 1000 लड़कों की संख्या हो गया, वहां पर लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 769। फिर क्या, अगर 2 लड़कियां हैं तो फिर उसमें देखा गया कि 1000 लड़के पर कितनी उनकी संख्या हो जा रही है, तो 719 हो जा रही है, ठीक है। फिर क्या है कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में पहला बच्चा लड़की होने पर अभिभावकों में लिंग परीक्षण की प्रवृत्ति अधिक हो रही है, और लड़का होने पर यह प्रवृत्ति जो है कम पाई जा रही है। कारण जो भी हो, निश्चय ही कन्या भ्रूण हत्या हमारे देश में जो है तेजी से बढ़ रही है। तो ये सभी जो है हम सभी लोग देख रहे हैं, ये चीजें जो है आज दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या वह हत्या कही जाती है जब माँ के गर्भ में हो या जन्म लेने के तुरंत बाद शिशु कन्या की हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं, इस हत्या में हुई सभी परिस्थितियां सम्मिलित है जिसमें मजबूर होकर कन्या की हत्या कर दी जाए। इसके बारे में B.D. मिलर ने कहा है, कन्या भ्रूण हत्या 2 रूपों में होती है। पहला क्या है, प्रत्यक्ष, दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप में जहर खिलाना, ठीक है, गला घोटना। अप्रत्यक्ष रूप में पालन पोषण में, देख रेख में भेदभाव और उपेक्षा करना। देखिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या ऐसा नहीं है, कन्या भ्रूण हत्या जो है 2 रूपों में होती है। एक तो क्या होता है प्रत्यक्ष रूप में, तो प्रत्यक्ष रूप में क्या मतलब, प्रत्यक्ष का मतलब क्या, दिखाकर, तो जहर खिलाना, गला घोटना। और अप्रत्यक्ष में क्या है, पालन पोषण समय। जैसे आप देखते हैं ना कहीं 2-3 बच्चियां जैसे लड़कियां हो जाती हैं, तो आप देखेंगे पहले लड़की की जो परवरिश बहुत अच्छे से होती है, जहाँ दूसरी तीसरी या चौथी बिटिया हो जाती है, तो वहाँ देखते हैं घर वाले भी, इवन जो जन्म देने वाली जो माँ होती उसके भी स्वभाव में क्या है,
परिवर्तन आ जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की बहुत बड़ी जो है कुरीति है। ठीक है, लड़कियों के जन्म से पूर्व ही लैंगिक विभिन्नता शुरू हो जाती है। माता के गर्भ में ही शिशु बालिका की हत्या कर दी जाती है। भ्रूण की लिंग जानने के बाद कन्या भ्रूण हत्या करवा दी जाती है। मुंबई में 1984 ईस्वी में 40,000 लिंग जानने के बाद भ्रूण हत्या की गई। एक क्लिनिक में 16,000 लिंग गर्भपात और 7,999, ठीक है, 7,999 कन्या भ्रूण हत्या और एक बालक भ्रूण हत्या थी। ठीक है, जिनका गर्भपात कराया गया। 1988 ईस्वी में महाराष्ट्र ने कन्या भ्रूण हत्या पर जो है रोक लगा दी। जिसे भारत का जो पहला राज्य कौन था, भारत का पहला राज्य जो था महाराष्ट्र, जिसने क्या किया, जिसने सबसे पहले कन्या भ्रूण हत्या पर जो है रोक लगाई। आगे देखते हैं, आगे क्या है। भारतवर्ष में देखिए, भारतवर्ष में 1870 ईस्वी में कन्या भ्रूण हत्या प्रचलन में है। यह भारत के विभिन्न भागों में है। इसके लिए कहीं धतूरे के विष, यहाँ पर ये रहेगा जहर, ठीक है, विष का प्रयोग किया जाता है, तो कहीं धान के दानों का। देखिए, दोनों क्या होता है, धतूरे का जो बीज होता है या धतूरे का जो जहर होता है वो भी क्या बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जो कि मतलब कन्या गर्भ में पल रहे शिशु को जो है मार सकता है। और धान के जो दाने होते हैं वो भी ज़्यादा गर्म होते हैं, इससे भी क्या हो सकती है, कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है। अब आइए देखिए, हम आगे बात करते हैं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु प्रयास। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सर्वप्रथम 1974 ईस्वी में MRTP एक्ट पारित किया गया। उसके अनुसार यह प्रावधान था कि गर्भस्थ शिशु के बारे में पता चले कि वह असामान्य है। असामान्य का मतलब क्या, कि वह नॉर्मल नहीं है, तथा परिवार नियोजन संसाधनों के बावजूद भी गर्भ ठहर गया है। यानी जो भी है, मतलब उन्होंने जो भी हस्बैंड वाइफ अपना प्रिकॉशन बरते, लेकिन उसके बाद भी क्या है, गर्भ ठहर गया, तो यह प्रमाणित हो जाए कि ऐसी स्थिति में गर्भपात करना अनुचित नहीं है। जैसे कि वो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशन वो लिए, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ, उनका गर्भ प्रेगनेंसी जो है ठहर गई, तो ऐसे स्थिति में जो है वो अगर गर्भपात कराते हैं तो यह अनुचित नहीं है। परंतु यह सारी क्रियाएं जो है 4 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर जो है, मतलब इससे ऊपर जो है ये चीज़ें नहीं जानी चाहिए। इससे क्या होगा, माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, कि कन्या भ्रूण के उद्देश्य से 10 में, ठीक है, से 10 में 1988 ईस्वी में महाराष्ट्र लिंग परीक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, परंतु लिंग निर्धारण से जुड़ी अल्ट्रासाउंड मशीनों का न आने के कारण और कानून न होने के कारण ऐसी मशीनों का खुलकर प्रयोग होने लगा। उनके दुरुपयोग से ही स्त्री पुरुष अनुपात में आई कमी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर 1994 को यह अधिनियम पूरे देश में पारित कर दिया। सिर्फ जम्मू कश्मीर में यह अधिनियम नहीं था। ठीक है, यानी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, 28 दिसंबर 1994 में यह नियम लाया कि कन्या भ्रूण हत्या जो है नहीं होना चाहिए। और इससे कन्या भ्रूण हत्या जो अधिनियम आया वो कब, मतलब किस राज्य में नहीं लगा, तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में नहीं लगा। फिर क्या है, 2002 में इसमें संशोधन करके 14 फरवरी 2003 को पूरे देश में लागू किया गया। इसके मुख्य 3 प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए। पहला क्या है, यदि पहली बार लिंग निर्धारण करते समय दोषी पाए तो 3 वर्ष की सजा और 50,000 जुर्माना। ठीक है, दूसरा क्या है, पुनरावृत्ति का मतलब क्या हो, दोहराने पर 5 वर्ष की सजा और 1 लाख जुर्माना। तीसरा क्या है, दोषी पाने पर उनके अस्पताल का जो है रजिस्ट्रेशन जो है निरस्त किया जाएगा। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों उस अधिनियम में लिखा गया कि पहली बार अगर आप लिंग परीक्षण कराते हैं, जांच कराते हैं, तो उस समय क्या है, आपको 3 साल का जो सजा होगा और 50,000 का जुर्माना होगा। फिर क्या है, आपका पुनरावृत्ति होने पर यानी दोबारा करने पर 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। और तीसरा क्या दिया गया कि अगर जिस भी अस्पताल में यह मतलब हुआ है कार्य, तो उस अस्पताल का जो है रजिस्ट्रेशन क्या किया जाएगा, जो है निरस्त कर दिया जाएगा। अब आइए देखिए, हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यौन उत्पीड़न और शोषण क्या है। तो देखिए, ठीक है, यौन उत्पीड़न के बारे में देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट जिसको हम बोलते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, नई जैसे जैसे समाज में स्वतंत्र हुई, ठीक है, यहाँ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ नहीं होगा। जैसे जैसे समाज में स्वतंत्र हुई और आधुनिकता बढ़ी, वैसे वैसे आम पुरुष वर्ग भी अधिक पशु के समान बनता जा रहा है, ठीक है। उनके दृष्टिकोण से मासूम बच्चों से लेकर 80 वर्ष की वृद्धा भी एकमात्र महिला है। यानी हम देख रहे हैं कि ये समाज, आज का समाज क्या है, आज का समाज जो है स्टूडेंट, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, अब तो आप इस लेवल पे हैं कि आपसे जो है ये सेक्सुअल हरासमेंट के विषय में खुलकर बातें की जा सकती हैं। अब आपका एज वो हो चुका है। आप देख रहे हैं पहले क्या था, पहले जैसे कि गोरा काला देखा देखा जाता था, लड़की सुंदर देखा जाता था कि नहीं ऐसे, लेकिन आज क्या है, आज आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो मासूम बच्चियां हैं, जैसे जो आपका मान लीजिए 2 साल 4 साल और 80 साल की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके साथ भी जो है सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। आज का मैटर क्या हो गया, आज का मैटर ये हो गया स्टूडेंट कि जो है कि वह सिर्फ महिला होनी चाहिए, वह महिला है। आज क्या है, गोरा काला या मतलब अंधा, लूला, लंगड़ा या बच्चा या बूढ़ा, ये सब चीज़ मायने नहीं रख रही। आज क्या है, आज ये मायने रख रहा है कि वो सिर्फ एक औरत होनी चाहिए, ठीक है। आज का समाज जो है बहुत ही ज़्यादा जो है गंदगी मतलब ला चुका है, और कब किसके मन में क्या चल रहा है ये हम लोग नहीं जान पाते हैं, ठीक है। और देखिए आगे देखते हैं, और इसी मानसिकता के कारण महिलाओं को बार बार बलात्कार का शिकार होना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक बयान में स्पष्ट किया है कि एक हत्यारा तो किसी व्यक्ति को केवल जान से मारता है, जबकि एक बलात्कारी पीड़िता की आत्मा को उसकी स्वयं की नज़रों में क्या करता है, गिरा देता है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का भी ये बात सही है कि अगर कोई भी हत्यारा है, कोई भी मर्डर करता है, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की जान मारता है, जान से उसको मार देता है। लेकिन अगर किसी भी लड़की का या किसी भी महिला का अगर रेप होता है, तो उसकी आत्मा तक मर जाती है और वो अपनी नज़रों में ही खुद गिर जाती है, और वो सहमी रहती है, वो खुल के इसका ऑब्जेक्शन नहीं कर पाती। आज जो मतलब ये बलात्कार जो हो रहा है, तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं पहले जो केस होते थे तो वो घर के बाहर से के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते, लेकिन आज वर्तमान समय में क्या, घर के अंदर ही ये सारी केस जो है केस देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, आगे क्या है कि बलात्कारी पुरुष द्वारा महिलाओं को लगातार बलात्कार से भयभीत रखकर समस्त महिला समाज पर नियंत्रण बनाए रखने का भी यह क्या है, एक षड्यंत्र चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगला हेडिंग हम क्या पढ़ेंगे, बलात्कार का स्वरूप क्या क्या होता है। तो देखिए भारत में मुख्य रूप से निम्न स्वरूपों में महिलाओं को शोषण या अपराध का सामना करना पड़ता है। पहला क्या, आपका वेश्यावृत्ति, ठीक है, देवदासी। देवदासी का मतलब समझते हैं, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे जयाप्रदा जो हीरोइन है, तो वो क्या है, वो एक देवदासी कन्या है। जैसा कि मतलब जो मठों में जो साधु संत जो रहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए जो लड़कियां होती हैं, जो अपना घर बार छोड़कर सोचती है कि नहीं हम जो है आश्रम का जीवन जिएंगे, वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं हैं। ये मत सोचिए कि जैसे जो संन्यास ले लिया तो वहाँ जाकर वो महिलाएं सुरक्षित नहीं, वहाँ पर भी उनका जो है शोषण होता है, और उसको क्या है मतलब उसको बहुत समाज में जैसे कहते कि नहीं ये क्या देवदासी कन्या है। लेकिन कहीं ना कहीं आखिर वो देवदासी कन्या आई कहाँ से थी, यानी किसी न किसी पुरुष का वो शिकार हुई, तभी तो वो देवदासी कन्या आई। तो ये भी क्या है, ये भी आपका बलात्कार के रूप में आएगा। फिर क्या, अश्लील साहित्य है, विज्ञापन के चलते होता है, चलचित्र और फिल्मों के चलते होता है, दहेज उत्पीड़न के चलते भी बलात्कार होता है। फिर क्या, तलाक द्वारा उत्पीड़न से भी बलात्कार होता है, विधवा के साथ दोहरा मापदंड अपनाने से भी होता है, महिलाओं के प्रति हिंसा से भी बलात्कार होता है, और स्त्री हत्या भी क्या है, कहीं ना कहीं बलात्कार के लिए जिम्मेदार होती है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं बलात्कार के कारण, किन कारणों से जो है बलात्कार होता है। तो पुलिस की भूमिका भी इसमें इन्वॉल्व होती है, पारंपरिक आदर्श भी इन्वॉल्व होता है, सामाजिक अपराधी को कठोर दंड न देने की वजह से भी क्या है, बलात्कार जो है आए दिन बढ़ता जाता है। फिर क्या है, सामाजिक अराजकता होने की वजह से भी बलात्कार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार और आधुनिकता की वजह से भी बलात्कार बढ़ रहा है, और उपभोक्तावादी संस्कृति की वजह से भी बलात्कार जो है बढ़ रहे हैं। अब आइए बलात्कार के रोकथाम के हेतु सुझाव, क्या क्या सुझाव होता है जिससे कि जो है बलात्कार जैसी जो है घिनौनी जो है अपराध जो है रुक सकते थे। पहला क्या है, पुलिस व न्याय व्यवस्था में सुधार करना, ठीक है, खर्चीली एवं विलंबकारी न्याय व्यवस्था में परिवर्तन लाना। फिर क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। फिर क्या, सुरक्षा की भावना को बढ़ाना, ठीक है, मानसिकता में परिवर्तन लाना, सामाजिक व्यवस्था पर पुरुष का नियंत्रण होना। फिर क्या, मीडिया की भूमिका होना, कठोर सजा होना,
ये सब क्या सब आपके जो है ये मतलब बलात्कार के रोकथाम के लिए सुझाव हैं स्टूडेंट। तो ये आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए आप इतने मैच्योर हो, ये सारे पॉइंट आप एक जगह करके आप अपने शब्दों में भी इन पॉइंट को जो है आप डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आज ये आप लोगों का दूसरा मॉडल पेपर लॉन्ग क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। तो कल मैं सोच रही हूँ कि एक और लॉन्ग मतलब एक है, और कल की मॉडल पेपर में, कल नहीं तो मंडे को आप लोगों को एक क्लास में और दूंगी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। और कल की क्लास जो है मतलब बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा है माइनर हिंदी, एमए सेकेंड सेमेस्टर माइनर हिंदी का, तो कल जो है मैं माइनर हिंदी का क्लास लगाऊंगी स्टूडेंट। तो कल की क्लास जो है आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप मंडे को आप लोगों का पार्ट 3 रहेगा जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन और उसके साथ साथ क्या है आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा। जैसा कि हम कहें कि आप लोगों का 5 मॉडल पेपर में ये 4th पेपर कंप्लीट कर देंगे, तो इतना आप लोगों का हम कर देंगे। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लोग जो है अपना जो है वैल्यूएबल कमेंट जरूर आप लोग लिखा करिए स्टूडेंट, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को जो है लाइक शेयर आप करना न भूलें। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।